रात के 12 बजे पायल और दानिश अपने एक इवेंट से घर लौट रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट के लिए एक बस्ती चुनी थी जो उनकी 30 किलोमीटर तक की ड्राइव बचा सकता था। यार दानिश, हमें हाईवे से ही निकलना चाहिए था। ये गांव का कच्चा रास्ता न जाने मुझे बहुत हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है यार। वाह मैडम, मतलब रात हुई नहीं कि आपको भूत दिखना चालू हो गया। देखो, ये कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में तो खत्म हो जाएगा, फिर बस एक टर्न और हम सीधा होटल पहुंच जाएंगे। दानिश और पायल दोनों ही कार में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दानिश भी गाड़ी को गांव के उस बस्ती वाले कच्ची सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। दानिश, तुम्हें क्या हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो तेज चलो, कहीं कोई खौफनाक मंजर हमारी मौत का फरमान लिए इंतजार न कर रहा हो। चलो जल्दी। यार, तुम डरा रही हो या बात कर रही हो? इससे अच्छा तुम सो ही जाओ। कुछ दूरी का फासला तय हुआ होगा कि तभी दानिश की नजर उसके गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका खून जम गया। दानिश ने अपने गाड़ी के शीशे में देखा एक इंसान बिना सिर वाला उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी है। इसे देखने के बाद दानिश ने एक्सेलरेटर को बहुत तेज किया। वो डरा तो बहुत था, लेकिन उसने डर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसके बगल में बैठी पायल अगर पीछे का नजारा देख लेती तो डर से ही मर जाती। अरे दानिश, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? दानिश अभी भी गाड़ी के शीशे में उस सिर कटे इंसान को भागता देख रहा था। वो पसीने से तरबतर होने लगा। तभी अचानक से वो पीछे भागता शख्स एकदम से गायब हो गया। दानिश के जान में जान आई, लेकिन तभी गाड़ी की छत पर जोर से कुछ आकर गिरा। दानिश ने न जाने क्यों, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मारी और इसके साथ ही छत पर कूदा वो सिरकटा इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरा। उस डरावने इंसान को देखने के बाद पायल की एक भयानक चीख निकल गई, और भला निकलती भी क्यों ना, वो शख्स इतना डरावना जो लग रहा था। उसके धड़ से सिर अलग था और उसका कद भी 6 फुट का था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था जिसे वो अंधाधुंध चलाए जा रहा था। आसपास का पूरा माहौल एकदम गूफ अंधेरे और शांत माहौल में खोया था। दानिश, मैंने कहा था ना, इस रास्ते से नहीं चलते हैं। ये रास्ता हमें मार देगा। पायल, शांत हो जाओ और चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद वो सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के करीब आने लगता है और अंधाधुंध अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। इसी वजह से वो कुल्हाड़ी को कभी गाड़ी के बोनेट पर मारता तो कभी गाड़ी की हेडलाइट पर। लेकिन उसका असल मकसद था उन दोनों का सिर, जो गाड़ी में एकदम सांस रोक कर बैठे थे। मैं समझ गई इस राक्षस का खेल। ये सिर्फ हमें महसूस कर सकता है। इसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठा मौत का इंतजार करता रहूं कि कब वो आए और मेरा सिर मेरे शरीर से अलग करे और मैं दर्दनाक मौत की नींद सोऊं। दानिश पायल की बातों से
बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने पायल को भागने को कहा, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपकी बैठी रही। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत था, लेकिन जैसे ही हल्की चहलकदमी हुई कि वो अंधाधुंध भागने लगा। वो दानिश का पीछा करने लगा और दानिश भी चिल्लाते हुए खेतों की तरफ भागा। लेकिन तभी उस शैतान ने दानिश के गर्दन को अपनी धारदार कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे दानिश का बदन खेतों में यूं ही तड़पता छटपटाता रहा। इसके बाद जो भयानक दृश्य पायल के सामने था वो ये था कि इसके बाद उसने एक और खौफनाक मंजर को देखा। उसने देखा कि वो शैतान सूंघते हुए दानिश के कटे सिर के पास पहुंचे और उस सिर को उसने अपने गर्दन की जगह लगा दिया। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान है। मुझे जल्दी निकलना होगा। इससे पहले वह शैतान पायल की तरफ आ पाता, पायल ने गाड़ी रिवर्स ली और उस कर्स्ड रोड और उस सिर कटे इंसान की दहशत से बच निकली। पायल एक खुशनसीब लड़की थी जो उस रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर बच निकली। वो सिर कटा इंसान पिछले 15 साल से उसी श्रापित बस्ती में घूमता है और जिस किसी की भी उसे बू लग जाती है उसका भी वो सिर धड़ से अलग करके उसे भी सिर कटा इंसान बना देता है। वाकई जिंदगी में उस मंजर को देखना कितना खौफनाक होता होगा जब आप किसी ऐसे इंसान को देखे जिसका सर कटा हो और भूतिया भाषा में उसे सिर कटा इंसान कहते हो। नितिन इस बार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने दोस्त राघव के गांव गया था। उसके पास अभी 2 हफ्ते बाकी थे जो वो उस गांव में बिताने वाला था। एक शाम यूं ही बरामदे में बैठे हुए नितिन राघव से पूछता है, यार तेरा ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार ऐसा क्या है कि शाम ढलने के बाद इस गांव में कोई परिंदा भी नजर नहीं आता। ऐसा क्या अजीब है तेरे गांव में? भाई नितिन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे उठपटांग से सवाल मत पूछा कर। बस इतना समझ जा कि जैसे यहाँ के लोग रहते हैं वैसे रहने की कोशिश करना। कल रात को भी मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए छत पर जाते देखा। मैंने तुझे बोल रखा है, एक बार अंधेरा हो जाए तो फिर बेडरूम में चले जा और फिर शांति से रहना है। वाह भाई, अब ये गांव वाले क्या कम थे जो अब तू भी इस फालतू बकवास में शामिल हो गया। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फंसा है। देख नितिन, मैंने तुझको पहले भी बोला है और अब भी बोलूंगा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो जब तक तू गांव में है सावधान और सतर्क रह। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। इधर अकेले बैठा नितिन राघव की बातों को मन ही मन सोच सोचकर हंस रहा था। ये राघव भी ना जब भी गांव आता है इसका हाव भाव ही बदल जाता है। वैसे ये सब बेवकूफ होंगे, लेकिन मैं इनकी तरह डरने वालों में से नहीं हूं। अरे जो चीज होती ही नहीं उसके चक्कर में मैं अपनी आजादी क्यों छोड़ूं? नितिन को राघव की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और ना उसके मन में कोई डर था। लेकिन जैसा कि एक कहावत प्रचलित है, कई बार डरना जरूरी भी होता है, क्योंकि कई दफा ये आपको मौत और भयानक तबाही से भी बचा सकता है। आज की रात नितिन का सामना भी कुछ ऐसी ही खौफनाक सच्चाई से होने वाला था, जिससे टकराने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे रात और काली होती जा रही थी।
इसी बीच नितिन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हेलो अंजलि, कैसी हो? लेकिन तभी उसके कमरे में सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिससे वो घर से बाहर आ जाता है। उसके फोन का सिग्नल अभी भी वीक ही था, इसीलिए वो गांव के सुनसान इलाके में सिग्नल तलाशते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा था और अब वो अच्छी तरह बात कर पा रहा था। बात करते करते एक लंबा वक्त गुजर गया। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और नितिन भी बात करते करते बहुत दूर आ चुका था, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे तेज पायल खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है। गांव की कोई औरत, और वो भी इस वक्त? इतना सोचता हुआ वो जैसे ही पीछे पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक जले हुए चेहरे वाली औरत, जिसके पैर उल्टे थे और आंखें काली, वो उसके करीब आती है और इसके साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाता है और वहीं फिसलकर गिर जाता है। इसके साथ ही उसके फोन की बैटरी भी जवाब दे देती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो डरावनी औरत नितिन की नजरों के सामने से गायब हो जाती है। अब ये उसका भ्रम था, वहम था या फिर जो भी था, इससे उसे एक तेज धक्का जरूर पहुंचा था। अरे यार, ये ना जाने मैं घर से कितना आगे आ गया। यार, कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी भला होता है क्या कहीं? छोड़ो यार, अब जल्दी से घर जाता हूं। अगर घर वाले जाग गए और मुझे नहीं पाया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतना सोचते हुए नितिन तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ही पल में उसके बढ़ते कदम थम जाते हैं, ये देखकर कि सामने एक पेड़ के पास एक उल्टे पैर वाली औरत स्थिर खड़ी है। भले वहां कोहरा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन को वो उल्टे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे, जो किसी औरत के थे। वो औरत पेड़ से सटी नितिन के ठीक उल्टी दिशा में खड़ी थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस बार फिर उसे शक होने लगा कि कहीं ये भी उसका वहम तो नहीं। लेकिन इस बार जो वो देख रहा था वो उसका वहम नहीं, एक खौफनाक सच्चाई थी। इसके बाद वो वापस पीछे मुड़ जाता है और अपना रास्ता बदल देता है और दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। ये रास्ता एक कच्ची सड़क जैसा था, जो कि एकदम सुनसान और अंधेरे में खोया नजर आ रहा था। नितिन घबराया हुआ लगातार उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और बात थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि ये रास्ता आखिर जाता कहां है। अब क्योंकि वो इस गांव से नहीं था, तो उसे बहुत कम जानकारी थी यहाँ के लोग और यहाँ की सड़कों के बारे में। वो बस यूं ही चले जा रहा था, क्योंकि मेन रोड पर वो चुड़ैल घाट लगाए खड़ी थी। नितिन उस कच्चे रास्ते पर भी काफी आगे तक आ चुका था और तभी अचानक वो रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी अचानक से सामने वही औरत प्रकट होती है जो उसे अभी चौराहे पर दिखी थी। नितिन डर के मारे कपकपाने लग जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी रह सके। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलती है, क्या तुझे इस गांव में देर रात भटकने का अंजाम नहीं मालूम? अंजाम केवल मौत है, मौत। अब इसके लिए तैयार हो जा।
इसके बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़कर उसे जंगल के रास्ते पर खींचने लगती है। नितिन लगातार रहम की भीख मांगता है। नहीं, अरे अरे छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है। नितिन, नितिन! ये आवाज राघव की थी। इस आवाज को सुनते ही नितिन खुशी से चिल्लाने लगता है। राघव, मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आजा। राघव अपने दादाजी के साथ हाथ में मशाल लिए वहां आता है। मशाल को देख के वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और नितिन मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। जिसका डर था वही हुआ ना? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वो तो शुक्र है तेरी गर्लफ्रेंड का, जिसने कॉल कट होने से पहले तेरी चीख सुनी और तुरंत मुझे कॉल किया और हम यहाँ पहुंचे, वरना आज तो तेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज था। अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया, जब मैं पहली बार उस चुड़ैल को देखकर चीखा था तब मेरा फोन चालू ही था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम्हारे जैसे बच्चे ना जाने इस उम्र में क्यों इतनी नादानियां करते हैं। जब तुम्हें बोला गया है कि एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव में हर रात घूमती है और जवान पैरों की तलाश में होती है, तो तुम्हें इसका खौफ होना चाहिए। खैर, ऐसी बेवकूफी फिर कभी दोबारा मत करना। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। गांव घरों में यही मानना है कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं, जिससे आप एक बड़ी सी भीड़ में भी ये पहचान सकते हो कि कहीं इंसान के भेष में आपका सामना किसी चुड़ैल से तो नहीं हुआ। सुमित वजन कम करने के लिए रोज शाम को गार्डन में दौड़ने जाता था। वो जिस गार्डन में जाता था वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, पर फिर भी वो वहीं पर जाता था क्योंकि उसे उस गार्डन से कुछ अलग लगाव था। एक दिन उसे गार्डन में टहलते हुए देर हो गई और वो जब वहां से लौटने वाला था तब तक रात हो चुकी थी। जब सुमित गार्डन के बाहर जाने के लिए निकला तब उसकी नजर अचानक उस गार्डन के रखवाले पर पड़ी। वो रखवाला रात के समय पेड़ों को पानी दे रहा था। सुमित को ये बात बहुत अजीब लगी और वो रखवाले पर हंसने लगा। सुमित रखवाले के पास गया। अरे क्या हुआ भाई, पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे तुम रात के समय पेड़ों को पानी क्यों दे रहे हो? पानी तो सुबह सुबह देना चाहिए। रात के समय पेड़ों को पानी नहीं दिया जाता। तुम सही कह रहे हो, पर ये पेड़ अलग है। ये पेड़ अंधेरे के पेड़ हैं। इन पर रात का आशीर्वाद है, या फिर यूं कहो कि काली रात का शाप है। इसलिए इन पेड़ों को रात के समय पानी देना पड़ता है। अरे भाई तुम डरा क्यों रहे हो यार? सीधे सीधे बोल देते कि सुबह देना भूल गया था, इसलिए रात को दे रहा हूँ, तो भी मैं कुछ नहीं कहता तुमको। अरे ऐसा कहकर मैं झूठ बोल देता, पर मुझे झूठ बोलने की आज्ञा नहीं है और ये सच जानकर तुम डर रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। रखवाले की बात सुनकर सुमित थोड़ा डर गया। उसे वो कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना काम चालू रखो, मैं चलता हूँ। सुमित डर की वजह से भागता लड़खड़ाता हुआ गार्डन से चला गया और रखवाला फिर से पेड़ों को पानी देने लगा। अगले दिन सुमित सुबह के वक्त गार्डन में दौड़ने के लिए आया। उस वक्त भी गार्डन में कोई नहीं था, पर जब सुमित ने गार्डन में पैर रखा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो बुरी तरह से डर गया।
गार्डन के सारे पेड़ एकदम खाली और मुरझाए हुए थे। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, मानो जैसे अभी जलकर खाक हुए हो। गार्डन का वातावरण रात के समय से एकदम उल्टा था। ये सब कैसे हो गया? उस रखवाले ने रात को ही तो सभी पेड़ों को पानी दिया था, तो इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? इतने कम समय में पेड़ के सारे पत्ते कैसे मुरझा सकते हैं? इन पेड़ों पर जले के निशान भी है, पर यहाँ आग लगी थी ऐसी कोई खबर नहीं आई। सुमित ने एक एक पेड़ के पास जाकर देखा, उनको छुआ भी, पर उसके समझ में कुछ नहीं आया। अचानक उसको याद आया कि यहाँ रखवाला भी रहता है। हाँ, उस रखवाले से पूछना पड़ेगा। उसे जरूर पता होगा कि ये सब किसने किया या फिर कैसे हुआ। चलो उसे ढूंढता हूँ। सुमित ने उस रखवाले को बहुत देर तक पूरे गार्डन में ढूंढा, पर उसे वो रखवाला कहीं भी नहीं मिला। वो डर कर वहाँ से भाग निकला। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। जब सुमित शाम को आता तो सारे पेड़ अच्छे और पत्तों से भरे हुए नजर आते थे, पर जैसे ही वो सुबह आता तो वो चित्र एकदम बदल जाता। उसने बहुत बार रखवाले को पूछने की कोशिश की, पर डर के मारे कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन सुमित सुबह के वक्त गार्डन में आया। चारों तरफ शांति फैली हुई थी। गार्डन की हालत किसी रेगिस्तान जैसी थी, जहां बरसों से बारिश ना हुई हो। ऐसे लग रहा था कि गार्डन में कभी किसी ने पानी ही नहीं डाला। गार्डन के नजदीक पानी का पाइप पड़ा था। सुमित ने सारे पेड़ों को पानी देने का सोचा। उसने वो पाइप उठाया और वो पेड़ों को पानी देने लगा, पर अचानक पाइप से पानी की जगह खून निकलने लगा। जैसे ही सुमित ने खून निकलते देखा, उसके हाथ से पाइप छूट गया और वो डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगा। बचाओ, बचाओ! अरे पाइप से खून निकल रहा है, बचाओ! सुमित बहुत देर तक चिल्लाता रहा और उसकी आवाज ना रखवाले ने सुनी, ना किसी और ने सुनी। सुमित बिना कुछ सोचे समझे अपने घर चला गया। सुमित शाम को डरते हुए दबे पांव गार्डन में आया। रखवाला वहां पर कहीं नहीं था। सुमित कुछ देर के लिए वहीं पर बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जैसे ही सूरज डूबा, रखवाला अपने कमरे से बाहर निकला। रखवाले ने डरावनी नजरों से सुमित की तरफ देखा और बिना कुछ कहे पौधों को पानी देने लगा। सुमित चुपचाप रखवाले के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने रखवाले से कुछ नहीं कहा। उसने पाइप से निकलने वाले पानी को ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो पानी नहीं, खून ही था। बस रात के अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रहा था। सुनो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। मैंने तुम्हें सुबह यहाँ देखा था। तुमने पेड़ों को पाइप से पानी देने की कोशिश की थी। बेकार कोशिश। और तुम यही जानना चाहते हो ना कि इस पाइप से खून कैसे निकला और मैं इन पेड़ों को खून क्यों दे रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब रात के पेड़ हैं, अंधेरे के। ये हमारे सामान्य पेड़ों से अलग हैं, इसीलिए इन्हें पानी नहीं, खून चाहिए होता है, और वो भी रात के समय। अब जाओ, मुझे अपना काम करने दो। पूरी रात और भी काम है मुझे। लेकिन ये सब क्यों और कैसे हो सकता है? वो मैं नहीं बता सकता। जाओ यहाँ से। सुमित रखवाले की बात सुनकर डर गया और गार्डन के बाहर चला गया, पर वो घर नहीं गया। वही गार्डन के कोने में खड़ा रहकर अंदर देख रहा था। उसे इन अजीब पेड़ों का राज और इस गार्डन की कहानी जाननी थी। रात बीतती गई
रखवाला सारे पेड़ों को खून देकर एक जगह पर बैठ गया। गार्डन का पूरा माहौल बिल्कुल शांत था, पर अचानक सारे पेड़ हिलने लगे। शांत माहौल को चीरते हुए उन पेड़ों की आवाज सुमित को परेशान करने लगी, पर वो फिर भी उन्हें ध्यान से देख रहा था। अचानक गार्डन के सारे पेड़ एक एक करके गायब होने लगे। सुमित वो सब देखकर डर रहा था, पर फिर भी उसने गार्डन की तरफ देखना नहीं छोड़ा। गार्डन के सारे पेड़ गायब होने के बाद हर एक पेड़ के नीचे एक आदमी की कब्र दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद उन कब्रों से मरे हुए लोग बाहर आने लगे और अपना हाथ काटकर उसमें से जो खून निकल रहा था वो अपने कब्र पर डालने लगे जहां पहले पेड़ खड़े थे। ये सब देखने के बाद सुमित की आंखें सफेद हो गई। उसको क्या करें ये समझ नहीं आया। अचानक सुमित की नजर रखवाले पर पड़ी। वो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमित हिम्मत करके फिर से गार्डन के अंदर आया और रखवाले के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो सब छोड़ो, ये सब क्या हो रहा है ये तुम मुझे बताओ अभी के अभी। अब तुमने सब देख ही लिया है तो तुम्हें सच बताने में कोई हर्ज नहीं है। ध्यान से सुनो, ये सब लोग जो तुम देख रहे हो ये सारे के सारे मरे हुए हैं। जिंदा रहकर इन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया था। इन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटा और उन्हें जलाकर राख कर दिया। इसलिए मरने के बाद भी इन्हें शांति नहीं मिली। इसलिए ये पेड़ इनसे बदला ले रहे हैं। ये रोज इनका खून मांगते हैं और उस खून से जिंदा रहते हैं। मामूली पेड़ सिर्फ सुबह ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये रात को ही ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए सुबह के वक्त ये सब मुरझाए हुए और रात के वक्त हरे भरे दिखाई देते हैं। अगर तुम इन मुर्दा लोगों में शामिल नहीं होना चाहते तो कभी पेड़ मत काटना, वरना पेड़ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सुमित उस रखवाले की बात सुनकर इतना डर गया कि कभी उस गार्डन की तरफ लौटकर नहीं आया। कमांड नॉट एक्सेप्टेड, कमांड नॉट एक्सेप्टेड, कमांड नॉट एक्सेप्टेड। कुछ दिन पहले वेणु अय्यर एक नेशनल लेवल के साइंटिस्ट हैं। वो रोबोट पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कई सारे रोबोट बनाए थे, जैसे बच्चों के साथ खेलने वाला रोबोट, घर के काम करने वाला रोबोट, होटल या रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने वाला रोबोट, एंटरटेनमेंट करने वाला रोबोट। और अभी तो वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो देश के बॉर्डर पर लड़ सके और हमारे देश के जवानों की मदद कर सके। और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रहे थे। अय्यर अक्सर अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रहते हैं। एक दिन अय्यर अपने लैब से घर लौटा और वो बहुत परेशान लग रहा था। क्या हुआ अय्यर, इतने परेशान क्यों हो? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तो सही चल रहा है ना? एक्सपेरिमेंट तो सही चल रहा है लता, लेकिन पता नहीं मेरा रोबोट इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट होगा या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतने साल की मेहनत कोई काम की नहीं रहेगी। अय्यर, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे होगा लता? मैंने आज तक जितने भी रोबोट बनाए हैं वो सब नेशनल लेवल तक सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल का है। मेरे रोबोट में ऐसी कोई तो खासियत होनी चाहिए जो उसे सेलेक्ट किया जाए। अय्यर ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आइडिया आया। वो फौरन उसी टाइम लैब में वापस चला गया और पूरे 8 दिन के बाद वापस घर आया और वो बहुत खुश था इस बार। हेमलता ने अय्यर से इसका रीजन पूछा तो अय्यर ने बताया कि उसने एक स्पेशल डिवाइस अपडेट किया है और आज से इसका नाम होगा मक्की। स्पेशल डिवाइस अपडेट की है मतलब? ऐसा क्या किया है तुमने इस रोबोट में? हेमलता, अब ये सिर्फ एक रोबोट नहीं रहा,
अब ये एक कंप्लीट ह्यूमन रोबोट बन गया है। मतलब अय्यर, मैं कुछ समझी नहीं। लता, इसमें मैंने ह्यूमन की तरह इमोशंस ऐड किए हैं। अब क्या सही क्या गलत ये समझने के लिए उसे किसी कमांड की जरूरत नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये खुद ही एक्शन लेगा। अय्यर ने कहा कि आज तक ऐसा कोई रोबो नहीं बना जो विदाउट कमांड एक्शन ले, लेकिन ये ऐसा कर सकता है। हमारे देश के लिए बॉर्डर पर बहुत हेल्प होगी इससे, और अय्यर अपनी रिसर्च को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एग्जीबिशन में अभी 15 दिन बाकी थे और अय्यर अपने ह्यूमन रोबोट में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसीलिए वो ह्यूमन रोबोट को अपने घर पर लेकर आया। अय्यर, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि हमें इस रोबोट को अपने साथ रखना चाहिए? मुझे जरा अजीब लग रहा है। घर में ईशा भी है, वो अभी बहुत छोटी है। अगर गलती से भी उसने कोई गलत बात रोबोट को बताई और उसने कमांड एक्सेप्ट कर ली तो? अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो लता, मैं हूं ना, और ये सही से काम कर रहा है या नहीं यही जानने के लिए तो उसे घर में लाया हूँ, और मैं अभी घर में ही रहूंगा। तो तुम किस बात की इतनी चिंता कर रही हो? मुझ पर भरोसा है या नहीं? आई ट्रस्ट यू अय्यर। तो ये बाकी की टेंशन छोड़ दो और जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है यार। अय्यर मक्की को स्टोर रूम लेकर गया और उसे चार्जिंग पर लगा दिया और सब खाना खाने बैठ गए। अगले दिन से मक्की पूरे घर में चहल पहल करने लगा। वो घर की सफाई करता, खाना बनाता और ईशा के साथ खेलता भी। हेमलता बहुत खुश थी कि मक्की उसकी इतनी सारी हेल्प कर देता है। अय्यर भी टाइम टू टाइम मक्की की अपडेट चेकिंग करता। एक दिन की बात है कि ईशा मक्की के साथ गार्डन में खेल रही थी, तभी एक लड़के की बॉल ईशा के सर पर लगी। ईशा को सर पर चोट लगी और वो रोने लगी। वो मक्की को लेकर घर चली आई। उसने हेमलता को सारी बात बताई और अपने कमरे में चली गई। मक्की स्टोर रूम में गया और खुद को चार्जिंग पर लगाया, और थोड़ी देर बाद जब अय्यर स्टोर रूम में गया तो उसने देखा कि मक्की अपनी जगह पर नहीं है। मक्की उस लड़के के घर पे गया जिसकी बॉल ईशा को लगी थी। मक्की उस बिल्डिंग के 13वें मंजिल की खिड़की के बाहर हवा में खड़ा था। वो लड़का जैसे ही अपने कमरे में आया, मक्की खिड़की से अंदर आया और उसने वही बॉल उठाई जो ईशा को लगी थी। वो लड़का मक्की को देखकर डर गया। मक्की ने लगातार उस लड़के के सर पे बॉल मारा, जिससे उसके सर से खून बहने लगा और आखिर में वो मर गया। अगले दिन न्यूज़पेपर में लड़के की मौत की खबर आई और ईशा ने तस्वीर देखकर बताया कि पापा, ये तो वही लड़का है जिसने कल मुझे बॉल मारी थी। ये बात सुनकर अय्यर और हेमलता दोनों हक्के बक्के रह गए। ये इत्तेफाक था या कुछ और, वो दोनों नहीं समझ पा रहे थे। अगले दिन अय्यर मक्की को लैब लेकर गया। थोड़ी देर बाद लैब में अय्यर का एक दोस्त आ गया। एक बात पे उन दोनों का झगड़ा होने लगा और गुस्से में अय्यर के दोस्त ने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। अय्यर इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। उसका दोस्त भी गुस्से में लैब से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद अय्यर जब मक्की के पास गया तो मक्की अपनी जगह पर नहीं था। तभी लैब का वॉचमैन अय्यर के पास आया और बोला कि अभी जो आपके साथ झगड़ा करके गए हैं, उनका रोड पर एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और गाड़ी खाई में गिर गई, और तभी मक्की वहां आ गया। छानबीन के दौरान पता चला कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अय्यर का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि ये सब मक्की ही कर रहा है। अय्यर ने सीधा जाकर मक्की से बात की। मक्की, ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरा शक सही है? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। तुम्हें और हमारे परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसे सजा मिलेगी। ये तुमने क्या किया मक्की? ऐसी कोई कमांड मैंने तुम्हें नहीं दी थी, तो तुमने ये सब क्यों किया? किसके कहने पर किया? मुझे किसी कमांड की जरूरत नहीं है। अपने फीलिंग्स के जरिए मैं खुद सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। ओके? अय्यर को लगा कि मक्की को ऐसे बाहर छोड़ना सेफ नहीं है। उसे स्टॉप करना होगा और उसके फीलिंग्स को सिस्टम से डिलीट करना होगा। तुम्हारा सिस्टम करप्ट हो चुका है, तुम्हें अपडेट करने की जरूरत है। जाओ अपने चेयर पर बैठ जाओ। आई कैन रीड योर माइंड अय्यर। मैं जानता हूं कि तुम मुझे स्टॉप करके एक स्टैचू की तरह किसी एग्जीबिशन में छोड़ दोगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
समझे? मक्की की नीली आंखें अब लाल होने लगी थीं और वो पूरी तरह से एक डेविल ह्यूमन रोबोट में कन्वर्ट हो चुका था। ऐसा कहकर मक्की खिड़की से बाहर चला गया और सीधे घर गया। ईशा अपने कमरे में खेल रही थी। वो ईशा के पास गया और उसे एक हाथ में उठाया। ये क्या कर रहे हो मक्की? मुझे ऊपर क्यों उठाया है? मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। ईशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। ईशा की आवाज सुन हेमलता कमरे के अंदर आई। उसने देखा कि मक्की ने ईशा को हाथ से ऊपर उठाया हुआ है और ईशा बहुत डरी हुई है। मक्की, ये तुम क्या कर रहे हो? ईशा को अभी नीचे उतारो। मक्की ने कोई एक्शन नहीं किया। मक्की, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कहा ईशा को नीचे उतारो। हेमलता ने नोटिस किया कि मक्की की आंखें लाल हो गई हैं। तभी वहां अय्यर पहुंच गया और अय्यर सामने का नजारा देखकर शॉक हो गया। देखो ना अय्यर, मक्की को क्या हो गया है? कोई कमांड नहीं मान रहा है। हेमलता, मक्की का सिस्टम पूरी तरह से करप्ट हो गया है। वो अपने इमोशन को बैलेंस भी कर पा रहा है। उस बच्चे को भी मक्की नहीं मारा था और आज इसने लैब में मेरे दोस्त को भी मार डाला क्योंकि मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। हेमलता और अय्यर मक्की को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मक्की पूरी तरह से डेविल ह्यूमन रोबोट बन गया था। वो ईशा को लेकर खिड़की से बाहर ले गया। ईशा डर की वजह से सहम गई थी। वो एक पहाड़ पर उतरा और ईशा को नीचे रखा। अय्यर और हेमलता भी कार से पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ईशा जमीन पर बेहोश पड़ी है। अय्यर और हेमलता को अपने सामने देख मक्की ने गुस्से में हेमलता का गला पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर वो अय्यर के पास जाने लगा। हेमलता ने पीछे से मक्की की ओर पत्थर फेंका, जिससे मक्की का ध्यान फिर से हेमलता की ओर गया। उसने हेमलता को हाथ से उठाकर जमीन पर पटक दिया। हेमलता के सर से खून बहने लगा और अय्यर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़कर गाड़ी की तरफ गया और अपनी कार से एक मशीन बाहर निकाली। उसने जल्दी से मशीन को एक्टिवेट किया। मशीन से निकली लेजर लाइट की वजह से मक्की एक जगह पर ठहर गया। मक्की को कमजोर होता देख अय्यर उसके पास गया। उसने मेन चिप को उसके बॉडी से अलग कर दिया। मक्की की लाल आंखें ब्लिंक करती हुई बंद हो गईं। अय्यर ने गुस्से में मक्की के सारे बॉडी पार्ट्स अलग कर दिए और उन्हें जमीन में गाड़ दिया। ऐसा करते वक्त अय्यर की आंखों में आंसू आने लगे और अय्यर ने अपने सारे गुनाह मानते हुए पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जो कुछ भी हुआ वो कुल मिलाकर मशीन करप्ट होने की वजह से हुआ था। ये बात साबित होने के बाद अय्यर को छोड़ दिया गया और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। सब कुछ सही होने के बाद भी अय्यर आज तक उस हादसे को भूल नहीं पाया। अमावस्या की रात थी। भेड़ियों की आवाज से सारे माहौल में डर का सन्नाटा था। उस भयानक रात में हाथ में एक पोटली लिए शालिनी अकेली खेत के रास्ते से जाती हुई अपनी मौत को खुद बुलावा देने के लिए आई हो। तुम आ तो गई हो अपनी मर्जी से, मगर वापस नहीं जा पाओगी। माँ, क्या ये दीदी भी हमारे साथ रहेगी? शालिनी को सब सुनाई दे रहा था, मगर वो बिना रुके मंत्र पढ़ती जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके करीब आ रहा हो। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शालिनी, शालिनी, उठो बेटा, सुबह हो गई है। तुम्हें आज नया पाठ सीखना है ना। अपने बाबा की आवाज सुन शालिनी अपने बिस्तर से उठी और अपने कामों में लग गई। शालिनी के बाबा एक ज्ञानी पंडित थे। शालिनी छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया। शालिनी बचपन से ही अपने बाबा की तरह
ज्ञानी बनना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। शालिनी के बाबा हमेशा उसे अपनी कहानियां सुनाते कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की और कैसे अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलवाई। लेकिन एक बात वो हमेशा महसूस करती कि उसके बाबा उससे कुछ छुपाते थे। बाबा, आप अपने मन की बात मुझे क्यों नहीं बताते? मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई बात तो है जो आपको अंदर ही अंदर आपके मन को कोस रही है। शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बहुत सोच रही हो, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन बाबा, आप भी तो मुझे बता सकते हो ना? शालिनी के बाबा सिर झुकाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। एक दिन अमावस्या की रात को शालिनी अपने सहेली के घर एक फंक्शन के लिए जा रही थी। रात को आते वक्त उसे बहुत देर हो गई। रात में बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। गांव के सुनसान रास्ते पर डरावना माहौल हो गया था। शालिनी पूरी तरह भीग गई थी। वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी जोर से एक बिजली कड़की और दूसरे पेड़ पर गिरी। शालिनी ये देखकर बहुत घबरा गई और वो वहां से निकल गई। आगे जाने के बाद जोर जोर से हवाएं चलने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज ही सब होना है क्या? पहले ये बारिश और फिर बिजली और अब ये तूफान। यहाँ रुकने के लिए कोई जगह भी नजर नहीं आ रही है। ये शालिनी कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। एक तो आज अमावस्या की रात है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ देर आगे जाने के बाद शालिनी को खेत के किनारे एक घर नजर आया। उसे लगा कि आज की रात उस घर में रहने वाले लोगों से मदद मांग लेती हूँ। शालिनी उस घर की तरफ चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने दरवाजा खोला। जी नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मैं अपने सहेली के घर गई थी। आने में जरा देर हो गई, तो क्या आज रात के लिए आपके घर में मुझे रहने की जगह मिल सकती है? आपके मुझ पर बड़े उपकार होंगे। अंदर आ जाओ। शालिनी अंदर चली गई। घर बहुत छोटा सा था। कुछ देर बाद एक लड़की और एक बौना आदमी वहां आया। दीदी, मेरा नाम वानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। दीदी, आपका नाम तो बहुत अच्छा है। लगता है कि आप हमारे साथ ही रहोगे। क्या आप मेरे साथ खेलोगी दीदी? शालिनी ने वानी को अपने कंधे पर बिठाया और उसे घर घुमाने लगी। घुमाते घुमाते उसकी नजर आईने पर पड़ी। उसने देखा कि जो छोटी बच्ची उसके कंधे पर बैठी थी, उसका रूप पूरी तरह से बदल गया है। उसका बदन पूरी तरह से काला पड़ गया था। आंखें सफेद हो गई थी। बाल पूरी तरह बिखरे थे। शालिनी ने वानी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से चिल्लाती हुई घर से बाहर निकलने लगी। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा वो औरत और वो बौना आदमी, उसके शरीर भी बदल गए थे, काले पड़ गए थे और उनकी आंखें भी सफेद हो गई थी। शालिनी डरते हुए दरवाजे के पास पहुंची और वो वहां से भाग गई। घर आकर उसने अपने बाबा को सारी बात बताई। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था बेटा। तूने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? लेकिन क्यों बाबा? क्या हुआ था? आप कहना क्या चाहते हैं? वो लोग कौन थे बाबा? बिरजू बाबा ने बताया कि आज से कई साल पहले गांव में अंधविश्वास बहुत था। लोग कुछ भी करने से पहले तांत्रिक अघोरी से बात करते थे। वो जो कहते वो लोग वैसा ही करते। और एक समय ऐसा आया
जब गांव में लगातार 5 साल बारिश नहीं हुई। गांव के लोग धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे। बिना पानी के गांव के पशु पक्षी मरने लगे। लोग मरे हुए पशु पक्षियों को खाने लगे। इस हालत से बाहर निकलने के लिए गांव के सारे लोग एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक बाबा, आपको तो सब पता है, कृपया हमें इस समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। मार्ग तो है, लेकिन आसान नहीं है। कौन सा मार्ग बाबा? बलि। बलि? किसकी बलि बाबा? गांव में परेशानी भगवान के नाराज होने से नहीं, शैतान के साए की वजह से हुई है। शैतान को भूख लगी है, उसकी भूख मिटानी होगी। लेकिन किसकी बलि देनी होगी बाबा? मांस, मनुष्य का मांस। शैतान को गरम रक्त और मांस की बलि देनी होगी। ये बात सुनकर सरपंच और बाकी गांव वाले हक्के बक्के रह गए। लेकिन भूख प्यास ने लोगों की बुद्धि छीन ली थी। वो इस बात के लिए भी तैयार हो गए। गांव के लोगों ने सोचा कि गांव में श्याम नाम का जो बौना आदमी है, उसी की बलि दे देते हैं। गांव के कुछ आदमियों ने बौने श्याम को पकड़ा और उसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर गए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ो मुझे। श्याम अपने प्राणों की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। और उसकी बलि चढ़ा दी। ये बात जब ईरावती को पता चली तो उसने अपने घर में ही अपने बेटी के साथ आत्महत्या कर ली। जिस रात उन सबकी मौत हुई, वो रात अमावस्या की रात थी। तब से उन तीनों की आत्माएं भटक रही है। वही घर तुमने देखा, वो घर और वो लोग अमावस्या की रात को ही दिखते हैं। बाकी के दिन वो जमीन में धंस जाते हैं। बाबा, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या वो लोग मुझे भी मार डालेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करें बाबा? मैंने आपसे पूरी विद्या नहीं सीखी है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा शालिनी, भगवान और अपने आप पर विश्वास रखो। अगली अमावस्या की रात को वो घर फिर से जमीन से उभर कर आया। बिरजू बाबा ने शालिनी को एक पोटली दी और उसे बताया कि उन सबको मुक्ति अब वही दिला सकती है, और शालिनी को गले में पहनने के लिए एक रुद्राक्ष की माला भी दी। जब ईरावती की आत्मा ने शालिनी पर हमला किया तो उस रुद्राक्ष की माला की वजह से ईरावती रुक गई। फिर शालिनी ने उस पोटली में रखे राख को बाहर निकाला और अपने चारों ओर घेरा बनाया और उसके अंदर बैठकर वो मंत्र पढ़ने लगी। उस मंत्र की वजह से तीनों की आत्मा कमजोर होने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। अमावस्या की उस भयानक रात में उनके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। ईरावती और श्याम की आत्मा ने शालिनी को डराने की बहुत कोशिश की, मगर शालिनी अपने जगह पर बनी रही। वाणी, जो कि एक छोटी लड़की थी, उसकी आत्मा सबसे पहले जलने लगी और कुछ ही पल में राख हो गई। ईरावती और श्याम की आत्मा ये सब देखकर और तड़पने लगे। उन दोनों ने शालिनी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामयाब रहे। धीरे धीरे अमावस्या की रात खत्म होने को आई और वो घर जोर जोर से हिलने लगा। शालिनी ने अपने पोटली में रखी राख निकाली और ईरावती और श्याम पर डाल दी, जिसके कारण वो दोनों मंत्र के जाल में फंस गए। फिर शालिनी दौड़ती हुई घर से बाहर आई और घर के चारों ओर राख का घेरा बना दिया। अगले ही पल वो घर जमीन में धंस गया। शालिनी ने श्याम, ईरावती और वाणी की आत्मा को मुक्ति दिला दी, लेकिन अंधश्रद्धा की वजह से और किसी की बलि न दी जाए, इसीलिए शालिनी ने अपने बाबा से पूरी विद्या प्राप्त की और लोगों की मदद करने लगी।